हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल किनारे पर है और हम उसका लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन के बारे में और समझेंगे क्यों वेव फंक्शन लिया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और किस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था मैक्स बोर्न को। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि एक वेव फंक्शन अपने अंदर कैसे इंफॉर्मेशन रखता है और उस वेव फंक्शन के जरिए हम कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो जानते हैं आज वेव फंक्शन के बारे में, ऑपरेटर के बारे में और अलग अलग बाउंड सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वेव फंक्शन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। जानते हैं वेव फंक्शन क्या होता है। इंक नहीं डाले हो, बहुत बढ़िया। नहीं भरो। वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्यादातर लोग क्वांटम मैकेनिक्स में इस फंक्शन को देखकर, साई को देखकर घबरा जाते हैं। इसे वेव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेव फंक्शन कहा जाता है। अच्छा जी, अब समझते हैं वेव फंक्शन होता क्या है, उसे डिनोट कैसे किया जाता है। दो प्रकार के स्पेस आपके पास होंगे। एक होता है क्वांटम स्पेस जिसे कहते हैं रियल स्पेस, और एक होता है हिल्बर्ट स्पेस। रियल स्पेस में जब कोई चीज लिखी जाएगी तो उसे कैट नोटेशन से लिखा जाता है, और हिल्बर्ट स्पेस में जब कोई चीज लिखी जाएगी तो उसे ब्रा नोटेशन से लिखा जाता है। वो नोटेशन डिराक नोटेशन कहलाते हैं। मेरा देखेंगे करप्शन और समझेंगे। जैसे कि हमने बताया कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव मूव करती है, और वेव को वेव फंक्शन द्वारा डिनोट किया सकता है। सुनो ध्यान से, वेव को वेव फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि एक पार्टिकल एक ह्यूबर्ट सिस्टम है और वो मूव कर रहा है, तो हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम उसे एग्जैक्टली स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्वांटम पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्वांटम पार्टिकल के मोशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, उसको स्टडी करने के लिए कोई एक नया मेथड ढूंढेंगे। तो नया मेथड है श्रोडिंगर ट्रीटमेंट। श्रोडिंगर ने बताया कि हम ऐसा मान लो कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल अपने कोरस्पॉन्डिंग एक वेव नेचर लेकर चलेगा। क्या लेकर चलेगा? पार्टिकल अपने कोरस्पॉन्डिंग एक वेव लेकर चलेगा। उस वेव के फंक्शन को, जो उस वेव को रिप्रेजेंट करेगा, उसे वेव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फंक्शन कहते हैं। तो साई जो है, कुछ भी आप रेंडमली लिख सकते हैं। साइन लिख दीजिए, साई इक्वल टू साइन एक्स, साई इक्वल टू कोस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी आप रेंडमली लिख सकते हैं। क्या वो रेंडमली लिखा हुआ किसी वास्तव में फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, इस बात के लिए कुछ कंडीशन लगाई जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक लड़की ढूंढी और उस वो आप चाहते हैं कि वो उससे शादी हो जाए। लड़की ढूंढते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके बड़े भाई की शादी होनी, ठीक है। आपके बड़े भाई की शादी होनी तो आप लड़की ढूंढने जाते हैं। तो ये साई जो है वो एक लड़की हो गई। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप ढूंढेंगे नंबर 1 कि अगर वो आपकी भाभी बनने योग्य है तो उसमें ये संस्कार होने चाहिए, ये गुण होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो वो लड़की भाभी बनने योग्य नहीं है, तो लड़की बहू बनने योग्य नहीं है, तो वो लड़की जो है हमारे घर में आने के योग्य नहीं है। हम कुछ खासियत देखेंगे। वैसे ही मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे कि रेंडमली कोई वेव फंक्शन आपके पास दिया हो सकता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये वेव फंक्शन किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, क्या वास्तव में इस वेव फंक्शन वाला कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा या नहीं। तो उसके लिए क्या होगा कि हर एक वेव फंक्शन को कुछ निश्चित नियमों से गुजरना पड़ता है, कुछ निश्चित कंडीशंस का पालन करना पड़ता है। वो कंडीशंस मैं यहाँ लिखूंगा। अगर उन कंडीशंस को फॉलो करता है तब वो वेव फंक्शन वास्तव में एग्जैक्टली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा किसी फिजिकल पार्टिकल का। समझ में? क्या बात समझ में? अब मैं इसको थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए, और अच्छे से समझ में आए। अभी समझ में आएगा। एज वी नो वेरी वेल, एज वी नो वेरी वेल, when a particle move, then there is a wave, associated with a particle. The wave function corresponding this wave, have all the information, regarding particle, and to analyze regarding particle. If
the wave function have represent physical system. Function represent represent physical system, then it will follow following condition. अगर वो फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा तो उसमें निम्नलिखित खासियत होनी चाहिए। नंबर 1 क्या होनी चाहिए समझ चाहिए? वेव फंक्शन should be continuous, 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 single valued wave function should be continuous, single valued. Number 2, wave function should be finite, and its derivative किसे कहते हैं? del psi over del x should be continuous, और नंबर 3 आपका वेव फंक्शन should be स्क्वायर इंटीग्रल, ठीक। अब इन चीजों को समझेंगे। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें बताई है। मैंने आपको ये बताया कि जब कोई पार्टिकल मूव करेगा, अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तब उसे कहेंगे फिजिकल सिस्टम है, मतलब वो अस्तित्व में है। अगर वो पार्टिकल अस्तित्व में है तो अपने संगत जो वेव फंक्शन रखेगा उसे कहेंगे कि हम उसका वेव फंक्शन उसके वेव के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया कि पार्टिकल जब मूव करता है तो उसको कोरस्पॉन्डिंग वेव होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव होगा उसको वेव फंक्शन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब उसको वेव फंक्शन जो है उसके बिहेवियर को बता सकता है, वो किस पोटेंशियल में मूव कर रहा होता है, सब बता सकता है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। पर ये बताएगा कैसे, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें फोर्स पता हो तो हम न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन में साई की वैल्यू को पुट करेंगे, हम पोटेंशियल प्रोवाइड करा सकते हैं। पोटेंशियल होने पर हम साई की वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। पूरे बिहेवियर बता देगा कौन? श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन से डील करते हैं और साई वेव फंक्शन इन्फॉर्मेशन रखता है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर साई वास्तव में किसी फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है तो वो इन सब कंडीशन को फॉलो करेगा। फाई शुड बी कंटिन्यूअस, वो वास्तव में सतत होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड, एकल मान रखना चाहिए किसी पॉइंट पर, एंड डिफरेंशिएबल, और उसका देयर शुड बी फाइनाइट, वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब एक निश्चित मान होना चाहिए। इनफाइनाइट किसी भी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एंड द डेरिवेटिव del psi over del x शुड बी कंटीन्यूअस। ये क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए हर जगह। एंड द वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रल। तो ये जो वर्ड है इनके बारे में थोड़ा सा महत्व, जो डीप बात है वो बता देता हूँ। जैसे कि ये एक मेन लाइन है कि डी साई और डी एक्स जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जैसे कि डिराक पोटेंशियल के अंडर में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी बड़े सिस्टम की बात करें तो बड़े सिस्टम में क्या करते हैं, वस्तु पर फोर्स लगाओ तब वो मूव करता है। लेकिन कोई क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है तो वो मूव करता है पोटेंशियल के अंडर में। काम मूव करता है, वो पोटेंशियल के अंडर मूव करता है। अगर पोटेंशियल ही डिस्क्रीट हुआ, डिस्टर्ब हुआ, तब ये चीज क्या हो सकती है? डिसकंटिन्यूअस हो सकती है। अगर पोटेंशियल डिराक पोटेंशियल हुआ तो ये चीज डिसकंटिन्यूअस हो सकती है। बस समझ रहे? अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर स्थितियों में ये आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, स्क्वायर इंटीग्रल मिलेगा और सिंगल वैल्यूड मिलेगा। इन सब चीजों को मैं थोड़ा सिग्निफाई कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है, और फाइनाइट का तो मतलब पता ही है, ठीक। और डेरिवेटिव कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझाता हूँ। लो इसमें इंक डालो, दो समार कर दो। देखो अब समझते हैं कि करके बात को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक जो रिमार्क था वो लिख देता हूँ कि डिराक पोटेंशियल वाली बात। रिमार्क, REMR, रिमार्क।
if the potential is, if the इंक डाला है, पोटेंशियल इज, इंक डाली है इसमें, potential is already discrete or या डायराक पोटेंशियल है, डायराक डेल्टा पोटेंशियल, then wave function first derivative can be discontinuous, but in most of the cases it will be continuous. लो उसे दो, इसे भी अपने पास रखो, कंटिन्यूस होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर जो जिस पोटेंशियल के अंदर में पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर वो पोटेंशियली डिस्क्रीट हुआ, तो वेव फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो सकता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में कंटिन्यूस होता है। अब इस टर्म को समझेंगे, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझते चले जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ कहा है कि पार्टिकल का जो वेव फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस का मतलब समझेंगे और सिंगल वैल्यूड का मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ हैशटैग कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, CUNTINUOUS कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं? FUNCTI फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं जिनका ग्राफ जो है ऐसे खींच रहा हो, डायरेक्ट। हमारी बात कुछ भी हो बस डायरेक्ट हो। अगर यही फंक्शन ऐसे हुआ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा डिस्क्रीट। क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट। और ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस, TINUOUS कंटिन्यूस। ये भी क्या है? कंटिन्यूअस। बात समझ आ रही? तो अगर आपसे यही तीन ऑप्शन देता है, बाद में ये क्वेश्चन ऑप्शन देगा नहीं, मैं बेस किसी चीज बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछता है कि ये तीन वेव फंक्शन है, ये चीज क्या है? वेव फंक्शन है, साई एक्स है, ये तीन आपके पास वेव फंक्शन है, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो आपको ये कहना है कि ये तो बिल्कुल नहीं देता, बिकॉज ये क्या है? डिस्क्रीट है, और होना क्या चाहिए? वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो बात समझ आ गई? कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा जी, सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट पर अगर पॉइंट खींचे इस एक्सिस पर, तो आपको क्या है? आपको साई एक्स का एक मान मिलेगा। मिल रहा है मन? देखो एक मान मिल रहा है मन, है ना? अगर आपका ग्राफ इस तरीके से होता, अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता, ये तो डिस्क्रीट हो गया, तो सिंगल वैल्यूड को यही बनाता हूँ हैशटैग। कंटिन्यूअस समझ में आ गया? आप समझते हैं सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है? हैशटैग सिंगल वैल्यूड। ये आपके पास दो ग्राफ दे रखे हैं, तीन ग्राफ लिख दे रहा हूँ, लो बस एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ये मैंने वेव फंक्शन दे दिया और मैं पूछता हूँ कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कौन रखता है, मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है वो कौन सा वेव फंक्शन। तो जो आप देंगे डिस्क्रीट कौन सा है, वो डिस्क्रीट है, बिल्कुल सही बात है। अगर वो डिस्क्रीट है तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन नहीं हो सकता, वेव फंक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये वेव फंक्शन हो सकते हैं। इनमें भी देखेंगे हम किसी कोई मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो नहीं है। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं हम एक्स एक्सिस पर पॉइंट खींचे तो एक्स के किसी मान पर वेव फंक्शन के एक ही मान मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ देखें तो एक्स के किसी मान पर आपको वेव फंक्शन में दो मान मिल रहे हैं, ठीक है? ये भी एक्स पे, ये भी एक्स पे, तो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ है, तो ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन का ग्राफ है, इसका मतलब ये वेव फंक्शन नहीं हो सकता। तो वेव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? ग्राफ शुड बी कंटीन्यूअस, आई मीन टू से द वेव फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस बाय मीन ऑफ दिस, एंड द वेव फंक्शन शुड हैव सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। उसके बाद आता है स्क्वायर इंटीग्रल टर्म होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या होता है वो भी समझेंगे। हैशटैग स्क्वायर इंटीग्रल।
स्क्वायर इंटीग्रल का मतलब ये होता है अगर आप माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक साई स्टार साई करें और डी एक्स निकालें तो 1 आना चाहिए, मतलब एक तरीके से नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो भी वो एक वेव फंक्शन हो सकता है। तो एक वेव फंक्शन के अंदर ये सारी खासियत होनी चाहिए, तब ही जाकर वो वेव फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आए? एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन वो रखेगा। ठीक, तो ये सारी बातें आपको वेव फंक्शन के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। एक बात मैं और बता दूं, एक बात अक्सर चला रहा है, जब आप नोट करेंगे तो ये सारी चीजें भी आप नोट करना ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आए। बहुत ही कम शब्दों में आपको बता रहा हूँ। और चीज खास बात जो है कि साई जो है अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। साई जो है अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। ठीक है, समझो जी। साई दूसरे लो पकड़ो वर्ड भी डस्ट implies psi do not have any physical significance, any physical physical significance in itself, but psi star psi have a significance. Suppose psi is a complex function. Psi is a complex function. एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि साई जो है वो a प्लस आई बी है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा साई स्टार होगा। कितना जाएगा? a प्लस आई बी। सो a माइनस a, सॉरी a माइनस आई बी। सो साई स्टार साई कितना जाएगा? a प्लस आई बी a माइनस आई बी ए स्क्वायर माइनस का आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई स्क्वायर का 1 माइनस एक्स माइनस का 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रियल। तो एक कॉम्प्लेक्स टर्म को समझाना कठिन था बट एक रियल टर्म को समझाया जा सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि साई स्टार साई अपने में फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। क्या कहता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। कौन? साई स्टार साई। अब रखता है तो इसको कहते क्या है? इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, डेंसिटी इन यूनिट डिस्टेंस पर। अगर हम यूनिफॉर्मली एक लाइन में 1D में तो 1D में यूनिट डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को साई स्टार साई से डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही? ठीक, अब बात करते हैं जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन थी, स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन, वो क्या होते हैं? क्या करेंगे? एम्प्लाइज कंडीशन ऑफ स्क्वायर इंटीग्रल और इसे एक नाम और देते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब समझेंगे क्या होती है भाई। ये होती है कि अगर किसी स्पेस के अंदर पार्टिकल है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक होगी। उदाहरण के लिए अगर गिलास के अंदर या कमरे के अंदर कहीं पर मक्खी है या कोई पार्टिकल है तो मुझे नहीं पता कि इस पॉइंट पर है। इफ आई एम डिफाइनिंग एट दैट पॉइंट तो मुझे नहीं पता इस पॉइंट पर है, तो हम क्या करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत ही डीप में आप समझ के चलेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा मैं कहना चाह रहा हूँ। जो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर मक्खी इस कमरे के अंदर है तो उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि हर पॉइंट पर उसके पाए जाने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होगी। वो यहाँ भी पाई जा सकती है, यहाँ भी पाई जा सकती है, यहाँ भी पाई जा सकती है, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं इंटीग्रेट करूँ पूरे कमरे के अंदर की बात करूँ तो पूरे कमरे के अंदर की उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एक होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक अगर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 1 आनी चाहिए। अब ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे कैसे? ओवरऑल प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे तो मैंने इसका नाम क्या बताया? देखो मैंने इसका नाम क्या बताया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। अब बताओ डेंसिटी वर्ड क्या होता है?
डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम को, मास अपॉन एरिया को, मास अपॉन लेंथ को। मास अपॉन एरिया को कहते हैं, ये डेंसिटी होता है 3D में। किस में होता है? 3D में। ये किस में होता है? 2D में। ये किस में होता है? 1D में। तो इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी अपॉन एरिया, प्रोबेबिलिटी अपॉन लेंथ, प्रोबेबिलिटी अपॉन लेंथ। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी अपॉन लेंथ जो है वो वास्तव में ये है, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, किसको? इसको। समझो ना बात को। अगर मैं इस चीज को, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा है, क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लिखा हुआ है, तो मैंने आपको ये बताया प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन कितने डी में? 3D में। प्रोबेबिलिटी अपॉन एरिया लिखा हो तो ये भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, लेकिन कितने डी में? 2D में। प्रोबेबिलिटी अपॉन लेंथ लिखा हो तो ये भी कितने डी में? 1D में। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरी चीज क्या बन रही है? dx से dx कट गया, प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्या बन रही है? प्रोबेबिलिटी बन रही है। समझ में नहीं आएगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, प्रोबेबिलिटी, तुम समझ नहीं पा रहे हो। डेंसिटी का मतलब है कि नीचे कोई चीज लिखी गई होगी। अगर 1D में ले रहे हो तो लेंथ लिखा गया है, 2D में ले रहे हो तो एरिया लिखा गया है, और 3D में ले रहे हो तो वॉल्यूम लिखा गया है। क्या लिखा गया? वॉल्यूम लिखा गया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी को किसी चीज से डिवाइड किया गया है। डेंसिटी का मतलब हमेशा ये होता है कि पर यूनिट पर लिया गया है, पर यूनिट पर लिया गया। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट पर लिया गया। तो अब मैं पर यूनिट वाली चीज से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अगर मैं इस चीज से, इस डेंसिटी से प्रोबेबिलिटी बनाना चाहता हूँ तो मुझे वॉल्यूम से गुणा करनी पड़ेगी। इस डेंसिटी से बनाना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी, तो एरिया से। इसे बनाना चाहता हूँ तो मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, साई स्टार साई को, अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ dx से, तो एक प्रोबेबिलिटी बन रही है। इसका मान कितना होना चाहिए? ये है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या है? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो किसी वेव फंक्शन को फिजिकल सिग्निफिकेंस तब रखेगा अगर वो कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, और आपका कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, स्क्वायर इंटीग्रल हो, और एक और बात बताइए मैंने, कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, स्क्वायर इंटीग्रल हो, और फाइनाइट हो। अगर इनफाइनाइट होगा तो भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रखेगा? अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट होगा, अगर वेव फंक्शन इनफाइनाइट होगा तो किसी पॉइंट पर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इनफाइनाइट होगा, तो किसी पॉइंट पर ही उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब वो क्वांटम सिस्टम नहीं रहेगा, वो क्लासिकल सिस्टम में आ जाएगा। बात समझ में? अगर एक ही पॉइंट पर हम बता पा रहे हैं पार्टिकल को यहीं रखा हुआ है, तो फिर वो कैसे क्लासिकल सिस्टम हो जाएगा? फिर तो क्वांटम सिस्टम हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो इसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर आपका कोई वेव फंक्शन है जो नॉर्मलाइज नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस कंडीशन का उपयोग करेंगे, और इस कंडीशन की हेल्प से आप क्या कर देंगे? नॉर्मलाइज उसे कर देंगे। क्योंकि जो सिस्टम नॉर्मलाइज होगा, जो वेव फंक्शन, वही एक फिजिकल सिग्निफिकेंस रख सकता है। लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। हैशटैग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन condition. Sometimes the given wave functions are not normalized, so this time they are not signifying the physical system. So to deal with that type of function, we firstly normalize the wave function. Normalized the wave function. अब कैसे नॉर्मलाइज करते हैं? कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? वेव फंक्शन मान लीजिए साई है और वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम साई को मानेंगे कि वो n फाई मान लेंगे। समझेंगे? जैसे
एग्जांपल देता हूं मैं, लेट, ये बात समझ में आई। मैंने कहा कि सम टाइम, कुछ समय ऐसा होगा, द गिवन वेव फंक्शन आर नॉट नॉर्मलाइज, दिया गया वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होगा। सम टाइम, कुछ समय ऐसा होगा, द गिवन वेव फंक्शन आर नॉट नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज नहीं होगा। सो दिस टाइम, इसलिए उस समय, दे आर नॉट सिग्निफाइंग द फिजिकल सिस्टम, वो किसी एक व्यवहारिक सिस्टम को, फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। सो टू डील विद दैट टाइप ऑफ वेव फंक्शन, तो उस तरीके वेव फंक्शन को डील करने के लिए we firstly normalize the wave function. For example, example कैसा है देखो, कि हमारे पास let we have a unnormalized wave function psi, ये हमारे पास है। तो हम psi को मानेंगे कि psi x जो है वो n phi x के बराबर है, psi x जो है वो n phi x के बराबर है। मतलब ये psi x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं, अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। साई स्टार का मान रखोगे तो कितना आएगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एन फाई स्टार एक्स इंटू एन फाई एक्स, कॉन्स्टेंट में थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, डी एक्स इक्वल टू 1। बात समझ में? तो जी बताओ कितना है, मैं फॉर्मेट आके बताओ। बताओ जी कितना है बताओ। एम्प्लाइज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एन फाई स्टार एक्स इंटू एन फाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। एन कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर कॉमन आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। एन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स। बताओ कितना है, एम्प्लाइज एन इक्वल टू 1 अपॉन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स एम्प्लाइज। सो द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इज साई एक्स था ना, साई एक्स को लिखेंगे एन, मैंने बताया था एन फाई एक्स बताया था, ये तो बताया था। एन का मान रख देंगे, एन का मान कितना है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई सॉरी फाई कितने ले थी, फाई स्टार एक्स, ओके फाई स्टार एक्स इंटू फाई एक्स इंटू डी एक्स। फाई एक्स इक्वल टू एन फाई एक्स, एन का मान बताओ कितना है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फाई स्टार इंटू फाई स्टार एक्स इंटू फाई इंटू डी एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटू फाई एक्स। ये आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो गया, बात समझ आई? तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ तक लाए और आप अगर इतना कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट करता तो एन का ये मान रख दिया, बात समझ आई? अगर ये समझ में नहीं आया तो हमने ये एन का मान रखा है सिर्फ। तो इस तरीके से नॉर्मलाइज किया है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, अपनी बुकलेट निकालो। बुकलेट निकालेंगे, निकाले आ जाओ पेज नंबर 60। एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दे रखा है which of the following wave function is acceptable as a solution of the Schrodinger equation for all the values of x। कौन कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है समझेंगे। तो पहला वेव फंक्शन दे रखा है a इक्वल टू
कितना देखा है, साई एक्स इक्वल टू ए सेक एक्स। बी की वैल्यू कितनी रखी है, साई एक्स इक्वल टू ए टेन एक्स। सी की वैल्यू कितनी रखी है, साई एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स स्क्वायर। और डी की वैल्यू कितनी रखी है, साई एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स इसको बेसिकली पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको 90% देखने को मिलता है जैम में या बीएचयू वगैरह में। सबसे पहले आपको यही कंडीशन लगानी कि आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पूछा गया। क्या पूछा गया, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन क्या है क्वांटम मैकेनिकल। देखेंगे सबसे पहले ये देखना कि हमारा वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और स्क्वायर इंटीग्रल होना चाहिए। तो इन सब में सबसे पहला जो जजमेंट करने का तरीका होता है, हम दो चीज चेक करेंगे। सबसे पहले वो फाइनाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फाइनाइट। और नंबर 2 होना चाहिए, फाइनाइट होने के बाद होना चाहिए, फाइनाइट से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे चलेगा, देखो ध्यान देंगे। ये बताओ सेक का मान किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट होता है नहीं होता, आगे होता है। देखो कोस 90 वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, 0। इसका मतलब सेक 90 वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो सेक तो इनफाइनाइट हो रहा है 90 पर, तो एक्स के किसी मान पर ये वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता कि हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। बात हजम हो रही है, ठीक। ऐसे 1090 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट हो रहा है। सेक के बात मान रही हो, लिखवा नहीं रहा हूँ, समझना तुम बात को कि एक्स के किसी मान पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, इसका मतलब ये आपका एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। अब बात आती है इन दोनों में कंट्राडिक्शन चल रहा है, ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट। तो बड़ी सीधी सी बात है, एक्स के किसी मान पर क्या, अगर मैं प्लस का अनंत रख दूं तो प्लस का अनंत रखने पर ये कितना आ रहा है, अनंत आ रहा है, लेकिन ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है। तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। आंसर देख सकते हो आप, आंसर देखो क्या है, डी। बात समझ, रीजन समझ रहा है, ठीक है। तो लिखना कैसे, सॉल्यूशन देखो, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर इनफाइनाइट at x equal to pi by 2, and option C is also have infinite value at x equal to plus infinity. So the acceptable wave function is D। बात हजम हुई, चलो भाई आगे चलो। स्क्वायर इंटीग्रल कंडीशन, एग्जांपल 3, पेज नंबर 61, एग्जांपल 3 देखो। पेज नंबर 61 एग्जांपल 3 पढ़ो। ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन गिवन बाय। अच्छा, वेव फंक्शन दे रखा है, हमें नॉर्मलाइज करने को कहा, मैंने अभी तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बताई है, तो वही कंडीशन अप्लाई करनी है और ये नॉर्मलाइज होएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पेज नंबर कितना है, 61 है, तो पेज नंबर हो गया 61 और एग्जांपल नंबर इसे याद रखा है। कितना एग्जांपल नंबर है, 3 है, तो एग्जांपल नंबर हो गया 3। ओके, गिवन वेव फंक्शन बोल भाई, वेव फंक्शन क्या रखा है, साई एक्स इक्वल टू एन ई टू द पावर माइनस के ए एक्स एट एक्स इज ग्रेटर देन 0, और वरना क्या है, एन इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स, और अल्फा है शायद वो है, एक्स इज लेस देन 0। अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है, बताओ। इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी साई स्टार ये 1D के लिए है, इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। अब देखेंगे हमारा जो वेव फंक्शन है वो दो जगह टूटा पड़ा है, 0 से आगे और 0 से बाद के लिए, तो हम इनफिनिटी से 0 पर जाएंगे। बात समझ आ रही, ठीक है। रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन के लिए बड़ी मजे की बात यह है कि वहाँ पे साई स्टार निकालो, साई निकालो सेम ही रहता है, वो रियल फंक्शन में तो साई स्टार साई सेम रहता है। तो मैं साई का मोड कैसे कर लूँ, बिल्कुल dx प्लस इंटीग्रल 0 से प्लस इनफिनिटी। समझ आ रही है भाई, मोड के लिए
इक्वल टू 1 हर बार। क्योंकि उसे लिख सकते हैं ना भैया शायद। और इतनी बात आ गई स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट इतनी बात समझ आई। बताओ कितना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन लेस देन के लिए इतना है ना, इतना बताओ कितना हुआ, जो कि n इंटू ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, स्क्वायर के लिए 2 लगा दिए, बात समझ आई। सॉरी 0 से प्लस इन्फिनिटी यहाँ क्या रखूँ, आई थिंक n स्क्वायर रखना चाहिए, e टू द पावर माइनस 12 एक्स इंटू इक्वल टू 1, इंटीग्रेशन करना आता है n स्क्वायर, बताओ कितना हुआ e की पावर x का, e की पावर 12 एक्स अपॉन 12 माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस n स्क्वायर e की पावर माइनस के 12 एक्स अपॉन -12 0 से प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू 1, बताओ कितना है, एम्प्लाइज n स्क्वायर अपर लिमिट 0 रखी तो 1 हो गया, 1/12 का माइनस लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी रखी तो 0 हो गया, बात समझ आ रही है। ठीक, प्लस n स्क्वायर अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी रखी तो 0 हो गया, बात समझ आ रही है। अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी रखी, फन हुआ ना, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी रखूंगा मैं लेकिन माइनस पावर है, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी रखूंगा लेकिन माइनस पावर तो 0 हो गया, लोअर लिमिट रखूंगा 0 तो 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो ये होगा प्लस का 1/12 का, बात समझ आ रही है। ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो कितना हो गया 2n स्क्वायर 1/12 का इक्वल टू 1, दिख रहा है 2n स्क्वायर, n स्क्वायर स्क्वायर 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर अपॉन अल्फा इक्वल टू 1, क्या मैं सही कर रहा हूँ, n स्क्वायर इक्वल टू अल्फा n इक्वल टू अंडर अल्फा, सो द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन is psi x is equal to under root alpha into e की power minus k alpha x at x is greater than 0 and under root alpha into e की power alpha x at x is greater than 0, समझे बात। इस तरीके से नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज करने में तो गौरव तुम कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। ठीक, आगे ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ द वेव फंक्शन, अगर दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल होंगे इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ऑर्थोगोनल शब्द से तुम्हें क्या नजर आता है, ऑर्थोगोनल वो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काट रहे होंगे। अच्छा ये नजर आता है, उनकी टेंजेंट। ऑर्थोगोनल से क्या संबंध समझ आता है, कर्व हो या कोई भी हो, ऑर्थोगोनल इसका क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर हो। ये वेव फंक्शन होता है, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया उसका स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो तो आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर की घात 2, पता नहीं पता है, वेक्टर के मोड की घात 2, वैसे मैंने यहाँ करा है साई स्टार साई का हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर दिया साई स्टार स्क्वायर कर दिया, मतलब मैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या कहती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ये कहती है कि अगर दो चीज ऑर्थोगोनल होंगे, समझ, तो मैंने कहा बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ मैं, अगर तुम समझ पाओ तो मैंने क्या कहा कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट टाइप का क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, ये मैंने बोल दिया कि स्केलर प्रोडक्ट है। अच्छा जब स्केलर प्रोडक्ट है तो कहीं ना कहीं बस याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसे मैं ए बी कोस थीटा भी लिख सकता हूँ, अगर दो अलग अलग फंक्शन है तो मैं ए बी कोस थीटा लिख सकता हूँ, और कोस थीटा में अगर ऑर्थोगोनल सिस्टम हुआ तो एंगल कितना रहता है 90, और कोस 90 कहते हैं 0, इसका मतलब दो वेव फंक्शन अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो उनका ये वाला इंटीग्रेशन 0 बैठेगा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है। दो वेव फंक्शन अगर ऑर्थोगोनल होंगे, ये मैंने एक ट्रिक बताई है तुम्हें, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से कोई वेक्टर 0 नहीं आता, वेक्टर नहीं है, ये भी कोस थीटा वाला एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो वैसा एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि वेव एग्जैक्टली हर टाइम वेव वेक्टर नहीं है ना, वेव फंक्शन है। तो याद रखने के लिए मैंने बताया कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या करना है आपको कि साई एम स्टार साई इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको, जैसे इसे ऐसे समझ सकते हैं, पहला कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है ना, पढ़ो जरा इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, फिर से पढ़ो गुरु सिंह के बाद, ऑर्थोगोनलिटी तेज पढ़ो यार, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन और तेज पढ़ो, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक।
ठीक 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 ठीक। हैशटैग कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। बहुत बारीक बारीक बात बताई जाएंगी और आपको बस क्या करना है, थोड़ी देर के लिए बनाए रखना है संतुलन और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, लेट वी हैव टू वेव फंक्शंस, लेट वी हैव टू वेव फंक्शंस, टू वेव फंक्शंस, दो वेव फंक्शन है हमारे पास। कौन सा? एक तो साई एम है एंड साई, या फाई और साई मान लो वेव फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन हम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। एंड साई, दे आर ऑर्थोगोनल, दे are orthogonal to each other, then they will satisfy following condition। अगर वो ऑर्थोगोनल है तो इस कंडीशन में अप्लाई करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक साई स्टार एम इंटू साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। ये दो अलग अलग वेव फंक्शन है। रिप्रेजेंटेशन के दौरान आप याद रखेंगे कि आप पहले कंजुगेट रखते हैं। क्या रखते हैं? कंजुगेट रखते हैं। अगर इसी को मैं डिराक रिप्रेजेंटेशन में लिखूं बाय डिराक नोटेशन, डिराक NOTA नोटेशन, तो डिराक नोटेशन में ऐसा लिखते हैं साई एम स्टार साई इक्वल टू 0। बात समझ आ रही? डिराक नोटेशन में इसी चीज को ऐसे लिखते हैं। ठीक, अगर डिराक नोटेशन में आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखना चाहें, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बड़ा सोचिए, बताओ। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती क्या है? इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई, एक ही टाइप का वेव फंक्शन है, वही सिंगल वेव फंक्शन है और उसी का स्टार कर रहा हूँ। ठीक, इस चीज में अंतर में समझ लो भावनाओं को। ये दो वेव फंक्शन आपस में कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर दो वेव फंक्शन अलग अलग ऑर्थोगोनल हैं तो पहले का आप स्टार रखो कंजुगेट और दूसरे के साथ गुणा करो, वो जीरो आना चाहिए। ये दो वेव फंक्शन है। क्या 1 लिख दिया? क्या 1 लिखा? सॉरी, 0 आना चाहिए। क्या चाहिए? 0। समझ में नहीं क्या? देखो पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी पढ़ रहा हूँ। ऑर्थो में क्या आ रहा है? ओ, तो यहाँ पे ओ माने 0। यही तो हो सकता है ना, ट्रिक बन गई। अच्छा, साई स्टार साई, तो यहाँ पे क्या नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होता है? साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसके डिराक नोटेशन में लिखेंगे इसे साई स्टार साई इक्वल टू 1 होता है। ये सेम रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्ट नोटेशन है। कौन सा नोटेशन है? पाउल डिराक द्वारा दिया गया नोटेशन है। अब क्या होता है कि इस चीज को आप यहाँ ऐसे देखो और ये देखो, तो आपको देखने में कौन सा इजी लग रहा है ये बताओ आप मुझे। ऊपर वाला इजी लग रहा है। इजी इसलिए दोनों इजी है वैसे तो। इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इसे नहीं जानते। ऊपर वाला इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आप इसे नहीं जानते। जिस दिन आप इसे जान जाओगे तो आपको लगेगा कि वेव फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन का डिराक नोटेशन इजी है। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कंजुगेट वाला इस डिब्बे के साथ लिखा जाता है और नॉन कंजुगेट वाला इस डिब्बे के साथ लिखा जाता है। वो मैं अभी आपको डिराक नोटेशन के बारे में बताऊंगा। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आपको कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी समझ में आ गई। अगर दो वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल है तो वो आपका 0 प्रोडक्ट देंगे। क्या देंगे? 0 प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा मैं चीजों को, इजीली आपको समझ जाएगा। तो डिराक नोटेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा ना। ठीक है, बता देता हूँ। हैशटैग डायरेक्ट नोटेशन, डायरेक्ट NOTA नोटेशन, DIRC डायरेक्ट NOTATI नोटेशन, DIRC डायरेक्ट NOTATI नोटेशन। डायरेक्ट नोटेशन क्या होता है? क्या ब्रैकेट वर्ड लेंगे? क्या लेंगे? ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट बनाया अपनी मर्जी से, एक ब्रैकेट बनाने को कहूँ तो एक बच्चा ऐसे ब्रैकेट बनाएगा, एक बच्चा कोई बच्चा ऐसे ब्रैकेट बनाएगा, कोई बच्चा मंझला ब्रैकेट बनाएगा, कोई बच्चा छोटा ब्रैकेट बनाएगा। आपको ब्रैकेट बनाना है ये वाला, ये भी तो एक ब्रैकेट है। बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ मैं, समझ पाओ तो बहुत ही सिंपल वर्ड में। क्योंकि और मैं सिंपल वर्ड में इसलिए बता पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ रीजन ये है कि मुझे अपने जमाने में क्वांटम मैकेनिक्स किसी ने नहीं पढ़ाया। बता, मैं ऐसी जगह फंसा जीवन में क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर कि जिनके पास पढ़ने गया उन्हें लगा ये तो पढ़ के आए होगा बेसिक चीजें, ठीक, मैं सीधा पहुंच गया था नेट। समझ आ रही बात? और बेसिक खत्म, क्योंकि BSc में होता ही नहीं। तो
सब दाल भात एमएससी में भी है भाई थोड़ा और ब्रॉड उसका। एमएससी कहाँ है तेरे और जिसका तुम विकास क्षेत्र मान रहे हो, अब देख लो, करो तारीफ। एक भी टीचर है वहाँ मास्टर्स का? सही बात। एक भी मास्टर का टीचर नहीं होगा। तो ये रीजन तो अब क्या हुआ ऐसी स्थिति में गौरव सिंह जी, क्या हुआ कि जब मुझे क्वांटम मैकेनिक्स हवा लगने लगा, क्वांटम मैकेनिक्स है यार, दुनिया हार्ड बताती रहती है, हार्ड है हार्ड है। तो मैं क्या करा कि चीज़ों को लिखने लगा कि साई सिग्निफिकेंस रखता है। नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि जब तक कोई चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होगी वो किसी अस्तित्व युक्त वाक्यांश को नहीं बता रही होगी। एक रैंडम पार्टिकल है, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब एक वेव फंक्शन है जो नॉर्मलाइज नहीं है। अरे एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वो एक वेव फंक्शन लिखा हुआ है जिसका कोई मायना नहीं है। जब तक उसमें ग्रामर नहीं घुसेड़ोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। वैसे एक वेव फंक्शन जब तक तुम नॉर्मलाइज नहीं करोगे उसका एक मतलब नहीं निकलेगा। तो सेंटेंस को ग्रामर देना ही वेव फंक्शन नॉर्मलाइज करना है। तो ऐसी कई चीज़ों को मैंने बेसिकली इकट्ठा करके जो ओवर ओवर जोड़ा, तो वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स में मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 चीज़ें हैं, वो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो जाती है। 5 से 6 चीज़ें बारीक बारीक है, तो उन 5 से 6 चीज़ें बारीक बारीक को समझो और तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स ईजी लगने लग जाएगी। उसमें से एक बारीक चीज़ ये थी, क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी किसी वेव फंक्शन के साथ खुजाने जा रहे हो, सबसे पहले देखें कि क्या वो नॉर्मलाइज्ड है। अगर नॉर्मलाइज है तो आगे बढ़े, और नहीं है सबसे पहले नॉर्मलाइज करें। बात करते हैं डिराक नोटेशन को। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक बेसिक कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको शर्त थी, वो गौरव सिंह याद होगी आपको, अच्छे से याद होगी? ठीक, ये ब्रैकेट बना दिया मैंने, बना दिया। आप जरा गौरव सिंह यहाँ बताएं मुझे, यहाँ बताएं हैशटैग कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन बताओ गौरव सिंह जी क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से साई स्टार साइन टू डी एक्स को 1D में माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी स्टार साइन टू डी टॉप इक्वल टू 1, ये 3D में, इसमें ठीक। कभी भी लिखते समय ये गलती मत करना अपने जीवन में, साइन स्टार को पहले ही लिखना। आप पूछो बाद में लिखने से चमन सिंह बनाना चाहोगे, क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर्मूले में गड़बड़ आ जाएगी। कहाँ? प्रोबेबिलिटी करंट नहीं, यहाँ इस सिचुएशन में क्या गलती आ रही है? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डेरिवेशन में कोई कमी नहीं, यहाँ रखने में भी कोई कमी नहीं आएगी क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है। डिराक नोटेशन में दिक्कत हो सकती है ना, मतलब वहाँ इसकी हेल्प से जब आप पूरे क्वांटम मैकेनिक्स में आपको साइज को पहले लिखते रहेंगे तो इसके हेल्प से आप डिराक नोटेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। और भी कई फॉर्मूलों में पहला आता है। अरे सब में पहला आता है, सब में पहला आता है, क्योंकि मूलभूत कारण यही है कि आप जैसे पूरी क्वांटम मैकेनिक्स साई पढ़ते हैं, जबकि साई क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। आप फाई भी पढ़ सकते हैं लेकिन क्या पढ़ते हैं? साई पढ़ते हैं, है ना? तो वो चीज आदत डल गई चीजों में। तो क्वांटम मैकेनिकली हम ये मान के चलेंगे कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इधर लिखा जाता है और जो रियल पार्ट है वो इधर लिखा जाता है। अगर हम बेसिकली स्पेस की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में और नॉर्मल मैकेनिक्स में डिफरेंस होता है। अगर मैथमेटिक्स में देखें तो कोई वेव फंक्शन आपके पास है, एग्जांपल देता हूँ समझना कि आपके पास कोई फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन जिसे आप डिजाइन करना चाह रहे हैं। मैथमेटिकल फंक्शन में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? fx इक्वल टू साइन एक्स, लाइक वी हैव एग्जांपल fx इक्वल टू साइन एक्स है, fx इक्वल टू साइन एक्स है, तो कैसे खींचेगा? ऐसे खींचेगा। ऐसे आपके पास एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है fx इक्वल टू 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप x की वैल्यू कुछ रखें 0 तो fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/2। और x की वैल्यू रखें 1 तो fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/2। और अगर x की वैल्यू रखें 2 तो fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? जी इनफिनिटी। अगर x की वैल्यू रखें 3 तो fx की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1/√5 1/√4 माइनस 3 दिया 9, 1/4 4 में से 9 गया माइनस के 5, 1/√5 इंटू आई यह माइनस के i/√5। समझ आ रही? तो हम देखेंगे बेसिकली कि x और y कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बना रहा है? 0,1/4 और 1,1/√3। समझ आ रही बात? और 2, इन्फिनिटी और 3, माइनस का i/5। तो अगर नॉर्मल कार्टेशियन स्पेस में हम किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हो तो ये फंक्शन क्या होगा? इन पॉइंटों को मिलाकर एक ग्राफ तो बनेगा, लेकिन इस पॉइंट पर आकर ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में जा रहा होगा। आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो यहाँ पर भी दो जगह डिवाइड होता है, रियल स्पेस और कॉम्प्लेक्स स्पेस। रियल स्पेस और
कॉम्प्लेक्स स्पेस, रियल स्पेस और कॉम्प्लेक्स स्पेस। वैसे यहाँ पर क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट करते हुए हम क्या लेंगे कि हम एक रियल वेव फंक्शन को जिसका सिग्निफिकेंस नहीं था तो हम उसके कंजुगेट में जाएंगे, और यहाँ पर कंजुगेट को हिल्बर्ट स्पेस में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? हिल्बर्ट स्पेस। तो रियल का जो कंजुगेट होगा वो हिल्बर्ट स्पेस में होगा, जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दे रहा है। समझ में आ रही है? कि मैं वास्तव में एक महत्वहीन हो जाए प्राणी हूँ, लेकिन मेरी घात 2 हो जाए तो एक महत्व रख रहा हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, मिरर के सामने जाऊंगा और देखूंगा भाई ये तो मेरा स्टार है, गुणा करूंगा तो साई इंटू साई स्टार साई स्क्वायर, एक सिग्निफिकेंस रखता हूँ। तो ये जो होता है कंजुगेट होता है, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स में ना कहकर हिल्बर्ट स्पेस में कहते हैं। तो अब करना क्या, साई स्टार को हम यहाँ मानेंगे, पहला अक्षर जो होता है साई स्टार होता है और दूसरा साई होता है। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही क्या करूँ? ठीक है, तो मैंने कहा किसी बच्चे से कि भाई ब्रैकेट लिख के दिखाओ, तो उन्होंने ब्रैकेट बना दिया ऐसे, उन्होंने ब्रैकेट बना दिया ऐसे। अब मैंने कहा इस ब्रैकेट को 2 जगह तोड़ दो, इस ब्रैकेट को 2 जगह तोड़ दो, तो उन्होंने ब्रैकेट को यहाँ से 2 जगह तोड़ दिया। बात समझ आ रही? मैंने उससे कहा इस ब्रैकेट को 2 जगह तोड़ दो, तो उसने ब्रैकेट को 2 जगह तोड़ दिया और कहा इस वाले पार्ट को ब्रा कहते हैं और इस वाले पार्ट को कैट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रा, इसे कहते हैं कैट। बात समझ? इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा हमेशा कंजुगेट स्पेस को, कंजुगेट वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, तो इससे रियल वेव फंक्शन, रियल वेव फंक्शन। ठीक, इसे कैट नोटेशन कहते हैं। इस प्रकार का चित्र आपने देखा होगा और इस प्रकार का चित्र भी आपने देखा होगा। अगर ये लिखा हुआ है ये, तो वास्तव में इसका कंजुगेट लिखा हुआ है, इसका कंजुगेट लिखा हुआ है, तो इस बात को समझेंगे। अगर ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ स्टार लगाना चाह रहे हैं, अगर आप ना भी लगाएं तो भी हम समझ जाएंगे कि ये कंजुगेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंजुगेट लिखा हुआ है। तो अगर डिराक नोटेशन से लिखना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन, वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिख के दिखा रहा हूँ। साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 लिखा था, इसको लिखा जाएगा डिराक नोटेशन में कंजुगेट वाला, पहले साई स्टार फिर बाद में साई इक्वल टू 1, क्योंकि ये देखो ये रियल स्पेस में हो गया, ये कंजुगेट स्पेस में हो गया, और ये ब्रा है, ये कैट है। ठीक, याद रखेंगे कैट रियल स्पेस को डिनोट करता है। कैट का कभी स्टार करोगे तो वो ब्रा बनेगा, हमारी बात। कैट का स्टार करोगे ब्रा, कैट का डैगर करोगे तो ब्रा बन जाएगा। अभी एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें, जब हर्मिशन चेक करना होगा तो कैट का जब ब्रा नोटेशन बनेगा तो आपको समझ आएगा कि खेल क्या चल रहा है। इसके ऊपर डैगर लगा दूंगा तो ये बन जाएगा, इसके ऊपर डैगर लगाऊंगा तो वो बन जाएगा। डैगर तो समझते हो ना? ट्रांसपोज, कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले कंजुगेट जरूरी है, ट्रांसपोज तब होगा जब मैट्रिक्स होगा। इतनी बात समझ आई? ठीक, तुम्हें बता क्या रहा था भाई? चल कहाँ था मैं? ऑर्थोगोनलिटी चल रही है। ऑर्थोगोनलिटी तो मैंने बता दी। ऑर्थोगोनलिटी। चलो अच्छा, ऑर्थोगोनलिटी समझ में आ गई, जीरो होता है, समझ में आ गया भाई? ठीक, तो जरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन है। एक और ऑर्थोनॉर्मैलिटी। ऑर्थोगोनलिटी डायलेमन होता है, जरूरत पड़ेगी बता दूंगा आगे, कंफ्यूज होने की उससे बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ जी, कम्यूटेटर ब्रैकेट आपके आ जाते हैं। अब आगे क्या जाते हैं, क्या जाते हैं? कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो हैशटैग कम्यूटेटर, COMMUTATOR, कम्यूटेटर ब्रैकेट, BRACK ब्रैकेट। बहुत ही सिंपल फंडा है, इस डिब्बे को कम्यूटेटर ब्रैकेट कहते हैं, A, B, कम्यूटेटर ब्रैकेट कहते हैं इस डिब्बे को। और कम्यूटेटर ब्रैकेट कहने के बाद इसको ओपन कैसे करते हैं? AB माइनस BA की टर्म में। अब बात आ रही है, ये चीज तो जीरो हो जाएगी, कट जाएगी ऐसा लग रहा है। तो भाई साहब ये चीज A और B नॉर्मल मैथमेटिकल टर्म नहीं होती, ये होते हैं ऑपरेटर। क्या होते हैं? ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर। वेयर A कैप एंड B कैप आर द operator of operator. Every dynamical variable can be a operator. OPERATR, ऑपरेटर हो सकता है कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल। जैसे कि अगर मैं x से कहूँ तो x बदलता है, तो x भी अपने आप में एक ऑपरेटर हो सकता है, जिसकी वैल्यू को x कैप लिखा जाता है। ठीक है, किसी डायनेमिक वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग में ऑपरेटर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ डायनेमिक वेरिएबल लिख रहा हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर बता रहा हूँ। तो उस चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ,
इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा दिया कि डायनेमिकल वेरिएबल, एवरी डायनेमिकल वेरिएबल जो भी बदल सकता है वो ऑपरेटर बन सकता है, जो भी बदल सकता है वो ऑपरेटर बन सकता है। अब आपको मैं पहले एक्स का एग्जांपल देता हूँ, फिर मोमेंटम का एग्जांपल देता हूँ, फिर एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इस रिलेशन को याद रखेंगे, ठीक, इस रिलेशन को याद रखेंगे। अगर ये रिलेशन आपको याद आता है सारी बात समझ आएगी। कैसे ओपन करते हैं इसे, ए बी माइनस बी। एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल, और यहाँ कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर, कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। जैसे अगर आपके पास x है तो उसका बनेगा x कैप बनेगा। अगर आपका मोमेंटम है पी एक्स कैप, क्या बनेगा तुमसे माइनस के आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स बनेगा, याद रखेंगे इसकी वैल्यू। अच्छा, अगर आपके पास एनर्जी है समझ से आई एच का डेल ओवर डेल टी, आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, डेल ओवर डेल टी। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जिसे टी भी कहते हैं, ये होता है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू ओवर डेल एक्स टू। ठीक, इन तीन चीजों का मान याद रखेंगे, जिनमें से मैं थोड़े से इजी कर देता हूँ आपके लिए, जैसे कि याद करने में दिक्कत ना है इसलिए बता रहा हूँ इजी कैसे कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये ना पता चलो कि इसमें x आएगा और इसमें t आएगा, तो जरा आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच बाय 2 और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी होता है एक्स बाय 2। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एच क्रॉस के इक्वल होता है। इसका और इसकी गुणा करूंगा तो सामने एच क्रॉस आ रहा है, इसका टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो सामने एच क्रॉस आएगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रहा है? तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ध्यान से देखें, एच क्रॉस अपॉन एक्स को पी कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूँ, पी कह रहा हूँ। एच क्रॉस अपॉन एक्स को अगर मैं पी कहूँ तो ये पी स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2m, तो काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये सब डायनेमिक वेरिएबल है। अगर आपको कभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी पड़े या कोई भी चीज आपको डील करनी पड़ी है, तो आप क्या करेंगे, इन क्वांटम मैकेनिकल वेरिएबल्स को एज अ ऑपरेटर डील करेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अगर यहाँ आपकी गलती होगी तो पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। एज अ ऑपरेटर इसका क्या महत्व होता है, पी एक्स की वैल्यू होती है माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, ई कैप की वैल्यू होती है आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी, टी कैप की वैल्यू होती है एच कट स्क्वायर 2m डेल टू ओवर डेल एक्स टू। ये होते हैं क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। ये ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि आपका पास इंटीग्रल ऑपरेटर होता है, लॉग ऑपरेटर होता है। हाँ, समझ आ रही है? ऑपरेटर का मतलब ऑपरेटर का अर्थ क्या होता है, ऑपरेटर होते हैं जो फंक्शन को एक वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद समझ। अब मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं, फिर मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, यही कंप्यूटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक, तो पहले प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ आ गई? ठीक, समझेंगे। एम्प्लाइज प्रॉपर्टीज ऑफ, इसे मिटाता हूँ, ऊपर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। ये इसके नियम है लगाने के, कम्यूटेटर ब्रैकेट को कैसे यूज करते हैं। नंबर 1, आपको याद रखना है कि अगर कोई कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको ऐसे दे रखा है ए कैप कॉमा बी कैप, तो आपको जनरली इसमें क्या करना है, ए कैप बी कैप ए बी माइनस बी, ये ओपन करने का तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आपको बाय द वे उल्टा करना पड़ जाए, ए कैप बी कैप, बहुत छोटे छोटे नियम एक ही बार में आ जाएंगे, तो आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, बी कैप ए कैप। ठीक, आप समझ आ रही है? अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का बात करें, अगर आपके पास ये ऑपरेटर का सिंबल होता है ऊपर, बी कैप प्लस सी कैप प्लस डी कैप ऐसा दे रखा हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, तोड़ सकते हैं। कैसे, ए कैप प्लस ए कैप कॉमा बी कैप प्लस ए कैप कॉमा सी कैप प्लस ए कैप कॉमा डी कैप।
तीसरी प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ए कैप और बी कैप का होल डैगर हो और डैगर को ओपन करना हो, डैगर समझते हो अच्छे से, तो आएगा बी कैप को पहले लिखेंगे, बी कैप और फिर ए कैप का डैगर। तो अगर इसका ओपन करना है तो ये अंदर जाते ही इसको उल्टा कर देता है। और सिर्फ यहाँ नहीं, वहां भी आप देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी, तो अगर ए बी का होल डैगर निकालो तो बी डैगर ए डैगर होता है। समझ में आ रहा है? अगर मैट्रिक्स में सॉल्व करते हो बात समझ आ गई? प्रॉपर्टी। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ए कैप बी सी, पहली बार में इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में पहला दूसरा देखो, तो पहला कौन सा है? बी, और दूसरा कौन सा है? सी। तो पहली बार में पहला बार कर दो, बी कैप ए कैप को प्लस नहीं सी कैप को अलग अलग है। पहली बार में पहला बार, दूसरी बार में तीसरा बार, दूसरी बार में तीसरा बार, मतलब वही जो सी कैप है वो बाहर आएगा। गलती ये ना करें कि जो चीज बाहर आ रही है इसे यहाँ ना लिखें, ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है, पहली बार में पहला बार हो गया और दूसरी बार में जो सी वाली टर्म है, देखो पहली बार में पहला बार हो गया, 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 बी कैप पहले लिख दिया और सी कैप बाद में लिख दिया, बिल्कुल सटीक है, याद है मुझे। अच्छा, जैकोबियन आइडेंटिटी को देख लेते हैं। चवन सिंह, याद है जैकोबियन आइडेंटिटी? ए कैप कोमा बी कैप कोमा सी कैप, अंदर कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर है, प्लस बी कैप ब्रैकेट सी कैप कोमा ए कैप प्लस सी कैप कोमा ए कैप कोमा बी कैप, इसका मान होता है 1। इसे कहते हैं जैकोबियन आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? जैकोबियन आइडेंटिटी। कई बार इनमें से कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट रखी हुई मिल सकती है। बात समझ आ गई इतनी? 6th प्रॉपर्टी दे रखी है, 7th है। अगर आपके पास कोई ऑपरेटर है, अगर आपके पास, ध्यान समझ लें बात को, कोई ऑपरेटर है, दिख रहा है, और दूसरा उस चीज के साथ आप कम्यूटेट निकाल रहे हो जो इसी का फंक्शन है, इसी ऑपरेटर का, तो वो 0 आएगा, वो 0 आएगा। जैसे कि आप अगर निकालना चाहो x sin x, तो ये 0 है, एग्जांपल क्या आएगा? 0, क्योंकि x x का फंक्शन। बात समझ आ रही? नहीं आई? आ गई। ठीक। और 8th प्रॉपर्टी, 8th का सिंबल क्या होता है भाई? 3 आएंगे ना, सही तो 8th होगा। अगर ये आपके पास फंक्शन है ए कैप और इसका दूसरा फंक्शन है जी ए कैप, तो दोनों इसके फंक्शन है, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। बात समझ आ रही? साइन एक्स और कोस एक्स टर्म टाइप का। ठीक, अच्छा जी, एक धांसू दे रखा है, 8 के बाद आता है 9th। धांसू क्या दे रखा है भाई? ये कह रहा है कि ए कैप बी कैप कैन बी 0 ओनली इफ, अच्छा ठीक, इसी का एक कंडीशन है, ये 0 कब होगी? इफ ए और बी आपस में कम्यूट करते हैं, ए और बी आपस में कम्यूट करते हैं, इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दे रखी है कंडीशन ये वाली, ए कैप बी कैप की होल पावर n हो, तो इस चीज का डिफरेंस कितना होता है? n बी के पावर n माइनस 1, और बाकी अंदर बचेगा ए कैप बी कैप, ए कैप बी कैप। ठीक, बात समझ में? 10वां है ए की पावर n होगा, 10वां है अगर ए कैप की पावर n हो और बी कैप हो, कितना होगा? n ए कैप की पावर n माइनस 1 ए कैप बी कैप। ठीक है, अब बात आ रही है, अगर किसी को भारी लग रहे हो तो क्या इनके बिना काम चल सकता है? ऑफ कोर्स इनके बिना काम चल सकता है। तो फिर ये किस काम के? ये कहानी को थोड़ा सरल कर देंगे। क्या कर देंगे? इजी कर देंगे। मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक सिर्फ ये है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या है। कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोलते समय इन सभी नियमों का पालन कर सकते हैं। एक बार रिवाइज करवाते हैं ताकि खोलने में आपको आसानी हो। जब कभी किसी कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोला जाता है, जब कभी किसी कम्यूटेटर ब्रैकेट को खोला जाता है, तो ए बी माइनस बी उसका जनरल फॉर्म होता है, ए माइनस बी उसका जनरल फॉर्म होता है। अगर आप इसे उल्टा कर रहे हैं तो उल्टा करते समय आपको नेगेटिव साइन लेना है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अगर कम्यूटेटर ए कैप हो और बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव टर्म दे रखी हो, तो इस सबके साथ ये जुड़ता चला जाएगा, एक इसके साथ भी, फिर इसके साथ भी, इसके साथ भी, 3 टर्म आ जाएंगी। अगर आप होल डैगर की बात करें, क्योंकि ऑपरेटर है मैट्रिक्स से बिहेव करेगा, तो ए कैप बी कैप का होल डैगर बड़ा होगा बी डैगर ए डैगर जाएगा। अगर ए डॉट बी सी की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो लगातार बिल्कुल याद रखना है कि पहली बार में पहला बार तो बी कैप को छोड़ दिया मैंने बाहर,
और दूसरी बार में तीसरा बाहर, तो तीसरा आ गया बाहर आ गया। उसके बाद करते हैं ए कैप बी सी, बी कैप सी ए, सी कैप ए बी। इसका कहीं भी यूज नहीं होगा, इसकी वैल्यू 0 होती है, इसे जैकोबियन आइडेंटिटी कहते हैं। मेंशन नहीं किया गया नाम, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पे बन रखी है, बन रहा है 0 है, 0 प्रूव भी करेंगे तो 0 है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई ऑपरेटर है हमारे पास और उसके आगे कम्यूट कर रहा है उसके फंक्शन के साथ ही, तो वो उसको कम्यूट कर जाएगा, उसके साथ कम्यूट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टीज हैं। अभी जब लगाऊंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ यार वजन है इसमें, बहुत ज्यादा वजन है। कि कोई ऑपरेटर है वो अपने फंक्शन के साथ, उसके फंक्शन के साथ अगर ब्रैकेट निकाले कम्यूटर ब्रैकेट तो 0 आएगा। अगर दो कम्यूटर ब्रैकेट दो फंक्शन है, ठीक है, किसी ऑपरेटर के दो फंक्शन है जिनका आप कम्यूटर ब्रैकेट निकालना चाहते हो, तो वो 0 आएंगे सिर्फ एक ही शर्त पर। कब? जब उनका आपस में कम्यूटर ब्रैकेट क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। ठीक, अब मुझे एक चीज देखनी है, ठीक, ये अलग प्रॉपर्टी थी, क्योंकि यहाँ पे बी जैसी टर्म है ही नहीं, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसके साथ लगेगी, अलग है। नंबरिंग सही है क्यों? तो ये तो 10 बैठ रहे हैं, हमारे 11 कैसे बैठ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9। आपने कोई छोड़ दिया देखना, 10 तो है एक और बच रही है ना लिखने से। देखो ये बच रही है, अपनों ने एक्स्ट्रा लिखी है कि क्या करा है। हाँ, अपनों ने ये वाली एक्स्ट्रा लिखी है ऊपर वाली, अगर उसमें देखो अपनों ने ये वाली एक्स्ट्रा लिखी है ना, शुरू में लिखी थी किताब में, ये किताब में थोड़ी दी है, किताब वाले की लिस्ट में ये दी हुई नहीं है, दिख रही है। तो जब हम इसको लेके गिनेंगे तो कितने बैठेंगे? हमारे 10 बैठेंगे, लेकिन अब 11वां पॉइंट बचता है, याद रखेंगे, ये 11वां पॉइंट है, याद रखेंगे कि अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट आप फंक्शन ऑफ ए का आपका निकालते हो और फंक्शन ऑफ बी के आपका निकालते हैं, तो मेरे भाई ये 0 होगा, लेकिन कब? इफ एंड ओनली इफ अगर अलग अलग कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 बैठ जाए। ये था इसके लिए बात भाई। नॉर्मली अलग अलग फंक्शन तो 0 होगा, फंक्शन तो 0 होगा। और दो कम्यूटेटर ब्रैकेट के फंक्शंस हैं sin x और cos x, तो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 आएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग के निकालें फंक्शन के, तो उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट कब 0 होता है? जब वो आपस में 0 होते हैं। ठीक, इधर देखो ध्यान से, अगर a कैप और b कैप की पावर n का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाले, तो जिसकी पावर n है पहले उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी दोनों का कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल दो। इन दोनों में सेम है, जिसकी पावर n है उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल दो और बाकी का उसका डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी कम्यूटेटर ब्रैकेट निकाल दो। आसान लगी? ठीक। ऐसे कम्यूटेटर के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ ताकि मुझे ये आत्मा को संतोष मिले, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, देखते हैं क्या है खास बात। देखते हैं क्या है खास बात। वो खास बात ये है, स्टार बना के लिखेंगे, इफ कम्यूटेटर ब्रैकेट और किसी भी चीज का 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए कैप बी कैप, सही है, माइनस बी कैप ए कैप इक्वल टू 0, इसको तो ले जाओ, ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप। फॉलोइंग किसे फॉलो कर रहे हैं? कम्यूटेटर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। सो वी से दैट हम ये कहेंगे ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी कम्यूट ईच अदर। कब कहते हैं? जब ये चीज 0 आ जाए। तो अगर दो चीजों की वैल्यू 0 आ रही है तो उसे कम्यूट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्यूट करना कहते हैं। और कम्यूट कौन करते हैं? ऑपरेटर करते हैं। कौन करते हैं? ऑपरेटर। इस बात को बहुत बारीकी से समझेंगे कि कम्यूट कौन करते हैं? ऑपरेटर करते हैं। ठीक, इसे पकड़ो और आप एग्जांपल बोलना ठीक से पकड़ो। ठीक, अच्छा दूसरा स्टार क्या है? दूसरा स्टार ये है, इफ टू ऑपरेटर commute each other, then we can observe them simultaneously.
साइमल्टेनियसली। याद रखेंगे इस पॉइंट को भी। अगर कोई ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, कोई कंप्यूटर, बहुत ही शानदार पॉइंट है। अगर दो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, कम्यूट कर जाए, मतलब उनका कंप्यूटर ब्रैकेट अगर 0 आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो अलग एक साथ साइमल्टेनियसली क्या की जा सकती हैं, मेजर की जा सकती है, साइमल्टेनियसली मेजर की जा सकती है। बात समझ रही है? इफ टू ऑपरेटर कम्यूट ईच अदर, if two operator commute each other then we can observe them simultaneously. Example, अगर आप कम्यूटर ब्रैकेट निकालें किसका, x और px का, कैसे निकालेंगे, x इंटू पी एक्स माइनस के px इंटू x। अब इसके बाद क्या सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, कभी भी कम्यूटर ब्रैकेट या किसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, वेव फंक्शन से। जैसे मिटाओ, इसको सॉल्व करना है तो इसको एम्प्लाइज करके लिखो और इस ब्रैकेट को लिखो, एक्स पी एक्स लिखा, यहाँ लिखो वेव फंक्शन, साई लिख दिया। अब इसे ओपन करो एक्स पी एक्स माइनस के पी एक्स इंटू एक्स, ठीक है, साई। एक्स पी एक्स का मान कितना होता है, पी एक्स का मान कितना होता है, माइनस के आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। इसका मान कितना, माइनस के आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स एक्स साई। कितनी बात समझ, दस देना बाकी करो, समझ वाली बात। बताओ कितना है। सो एक्स कोमा बताओ कितना, एम्प्लाइज ब्रैकेट में एक्स कोमा पी एक्स इंटू साई इक्वल टू एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स इंटू एक्स इंटू साई। एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, सॉरी साई अभी मतलब माइनस का माइनस प्लस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई। मल्टीप्लाई करो अंदर कितना आएगा, माइनस का आई एच क्रॉस एक्स इंटू डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई की मल्टीप्लाई कर दी, समझ वाली बात। आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, माइनस का आई एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस आई एच क्रॉस, यहाँ लगाओ पहली बार में पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार में दूसरा बार पहले का डिफरेंशिएशन डेल एक्स। बात समझ आ रही है, माइनस का आई एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस का आई एच क्रॉस एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस का आई एच क्रॉस साई डेल साई ओवर, ये तो एक हो गया, कुछ हटा गया, ये तो कट गया, कितना है आई एच क्रॉस साई, किसकी वैल्यू है ये एक्स पी एक्स इंटू साई, साई से साई कैंसिल, एम्प्लाइज याद रखेंगे एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी आई, आई एच क्रॉस साई, जीरो आई क्या, जीरो आई क्या, इट्स मीन एक्स एंड पी एक्स, एक्स एंड पी एक्स डू नॉट कम्यूट। बात समझ आ रही है, डू नॉट कम्यूट, दैट्स वाई यही कारण है वी कैन नॉट मेजर एक्स एंड पी एक्स साइमल्टेनियसली। बात हजम हुई। अगर कहीं आपके पास, ये तो सिर्फ इसका सिस्टम रहा, कोई भी दो क्वांटम वेरिएबल हैं जिन्हें आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, वो कम्यूट नहीं कर रहे होंगे। तो ये रीजन होता है, बेसिक कंप्यूटर ब्रैकेट से आप पता लगा सकते हैं वो चीज कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात समझ आई, ठीक। और ये सोल्व करना समझना है, तो आप याद रखेंगे एक्स पी एक्स की वैल्यू आई एच क्रॉस होती है, सोल्व कर दिया था मैंने, एक्स पी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई एच क्रॉस होती है, ठीक है। जब बुकलेट में आओ, बुकलेट देखो, ठीक। अच्छा जी, बुकलेट में देखो आप पेज नंबर 63 आ जाओ, पेज नंबर 63, एग्जांपल नंबर 4। बताओ क्या दिया हुआ, कैलकुलेट गिवन कम्यूटेटर ब्रैकेट, कम्यूटेटर ब्रैकेट
कितना रखा है कम्यूटेटर ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है ए कैप कॉमा बी कैप कॉमा बी कैप ए कैप बी कैप कॉमा ए कैप ए कैप। इसको ओपन करना है। सॉरी बात करने का तरीका क्या होता है, ए बी माइनस बी है तो इसको एक फंक्शन मानो, इसे दूसरा फंक्शन मानो। लिखो कैसे लिखा जाएगा, ए कैप बी कैप बी कैप और बी कैप। अब ऐसे ओपन करने में क्या आगे का रूल हमें पता नहीं, तो एक काम करो पहले इसे ओपन कर लो। कैसे ओपन करेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बी कैप ए कैप। इसे कैसे ओपन करेंगे, बी कैप ए कैप ए कैप माइनस ए कैप ए कैप बी कैप। ठीक, ये आ गए। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है याद है, क्या लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को समझो। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता था, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है बी कैप प्लस सी कैप, कैसे करना चाहिए आपको, तोड़ लो ए कैप कोमा बी कैप प्लस ए कैप कोमा पता है। हाँ ठीक है, वैसे ही करो। इस चीज को एक चीज मानो, इस चीज को एक चीज मानो, पहले इसके साथ लो फिर इसके साथ लो। चले लिखो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप बी कैप ए कैप कोमा बी कोमा बी कैप ए कैप बी कैप ए कैप माइनस बी कैप ए कैप बी कैप। इसी चीज को इसके साथ लिखना माइनस बी कैप ए कैप कोमा ए कैप बी कैप। सही है? ठीक, इसको इसके साथ लो, इसको इसके साथ लो। चलें स्टार्ट करें, समझ में आई बात। इसको इसके साथ लो, इसको इसके साथ लो, ए कैप बी कैप। अच्छा एक चीज बताता हूँ तुम्हारी और समझ में आएगा, मजा आएगा। एक और लॉ लगाता हूँ क्योंकि लॉ तो हमारे पास बहुत सारे हैं ना। ये पढ़ा है, इतना समझ आ रहा है बराबर। हाँ कर कुछ भी सकते हैं यार, कर कुछ भी सकते हैं, नियम कानून के अंदर में चलना। ये उल्टा कर सकते हैं, कर उल्टा करो। कितना बैठ रहा है, बी कैप ब्रैकेट नहीं है यहाँ, बी कैप को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखो ए कैप बी कैप माइनस का बी कैप ए कैप। सही है, यहाँ कितना हुआ, इसको पहले लिख लो, ए कैप बी कैप को पहले लिख लिया, कोमा इसको बाद में लिखा ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। और जब ऐसे लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, बाहर माइनस लगाते हैं प्लस। सही है, बड़ा होता है कोई बात नहीं। माइनस बी कैप ए कैप इसके साथ लिख लो, ए कैप बी कैप। सही है, इसको इसके साथ लिखो प्लस बी कैप ए कैप माइनस कॉमा बी कैप ए कैप। जब इसको इसके साथ लिखूंगा तो माइनस लगाऊंगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आओ, कितना हुआ ए कैप बी कैप कॉमा ए कैप बी कैप फिर माइनस का ए कैप बी कैप प्लस आएगा माइनस माइनस आएगा बी कैप ए कैप। बेकार एग्जाम्पल पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ, कट रहे होंगे देखो ध्यान से, अभी समझ आएगा कैसे कट रहे होंगे। ये क्या लिखा हुआ है, बी कैप ए कैप, और ये क्या है ए कैप बी कैप। ये क्या लिखा हुआ है, बी कैप ए कैप, ये क्या हुआ है बी कैप ए कैप बी कैप ए कैप। ये देखो इसके ऐसा कहीं है, लास्ट वाला है एग्जैक्टली सेम है, मतलब पीछे है ना, उल्टा है ना, तो प्लस हो जाएगा ना। आगे पीछे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा इसे देखो, ये भी सेम ही सिचुएशन है, अलग है अलग है। क्या अलग है, नहीं वो तो लिख सकते हैं। ये कट के बताओ क्या लिखा हुआ है, बी कैप ए कैप लिखा हुआ है, कॉमा बी कैप ए कैप। कोई भी चीज सेल्फ कम्यूटेटर होती है। सेल्फ कम्यूटेटर का मतलब ये हुआ अपने आप को तो कम्यूट करती ही है, अपने आप को कम्यूट करती है। कोई भी चीज सेल्फ कम्यूटेटर होती है। सेल्फ कम्यूटेटर का मतलब होता है अपने आप के साथ कम्यूट करती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आपने ये वाला रूल पढ़ा है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ फंक्शन ऑफ जी इक्वल टू 0 होता है। 0 था, एक था 0 था ना। इसका मतलब क्या था, अगर आपके पास कोई कम्यूटेटर ब्रैकेट फंक्शन है, दूसरा भी उसका फंक्शन, तो 0 आएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन ना होकर हम यहाँ सिर्फ x लिख रहे हैं और यहाँ x लिख रहे हैं, तो x के साथ कम्यूट करेगा नहीं करेगा, x गुणा x इक्वल टू 0। कोई भी चीज सेल्फ कम्यूट करती है, मतलब अपने आप से कम्यूट करती है। तो अगर ये फंक्शन 2 बार लिखे हैं तो इनकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। गंदा एग्जांपल पकड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नियम लग गए सारे।
पर बार बार आप ऐसा करके जुगाड़ बढ़ा सकते थे। ठीक है, बेकार एग्जाम्पल पढ़ लिया मैं। अगला एग्जाम्पल अच्छा है। सारे पता होने चाहिए थे इसको। जुगाड़ सब पता होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम तो इसके हिसाब से चले नहीं, इन्हें पता नहीं क्या करा है, करा भी हुआ तो रूल बताया नहीं, पता नहीं कैसे करा है। कई और तरीके भी हैं, समझ रहे करते हैं। ओपन किसी भी तरीके से कर लो, एक को ओपन कर लो, दूसरे मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला क्वेश्चन बोलो। पेज नंबर तो 63 है। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलो गौरव सिंह। एग्जाम्पल नंबर 5 बोलो गौरव सिंह। बोलो क्या कह रहा है। फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन कम्यूटेटर ब्रैकेट, गिवन कम्यूटेटर। बताओ गौरव सिंह क्या दे रखा है। एक्स स्क्वायर कोमा पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। हाँ ये है अच्छा क्वेश्चन, ये बताएगा आपके नियम कितने पक्के हैं। तो बताओ कितना है। गिवन कम्यूटेटर ब्रैकेट